तो चलिए बच्चों देखते हैं इसमें हम ये बीटा प्लस डीके का क्वेश्चन है, इसमें बीटा प्लस डीके के लिए सॉल्व करते हैं। चलिए जल्दी से, हमने अल्फा डीके का सवाल कर लिया, अब हम बीटा डीके पे कर रहे हैं और लास्टली एक गामा डीके पे भी सवाल आने वाला है। चलिए क्विकली डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया 11/6 कार्बन, 11/5 बोरोन, पॉजिट्रॉन, साथ में न्यूट्रिनो। ठीक है, क्या करना है आपको? मैक्सिमम एनर्जी। अरे क्या होता है मैक्सिमम एनर्जी? क्या होता है भैया? जो एनर्जी रिलीज होगी ना, कितनी एनर्जी रिलीज होगी? जो इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू होगी, रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास इन एमयू मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 931.5। इस रिएक्शन की जो क्यू वैल्यू होगी वो एनर्जी न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन दोनों के बीच में बंटवारा होगा। अब उसमें बोला गया है कि पॉजिट्रॉन को मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, तो न्यूट्रिनो को मत दो ना फिर। तो यानी किसी भी केस में अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल पूछी जाए, चाहे बीटा प्लस चाहे बीटा माइनस, तो वो दैट इज इक्वल टू क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो बस के मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बीटा पार्टिकल की होगी क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? मास डिफेक्ट इनटू 931.5। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट मास डिफेक्ट? तो मास डिफेक्ट आएगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। व्हाट इज द रिएक्टेंट? ठीक है, 11.011434 माइनस 11.009305। पॉजिट्रॉन भी तो है। पॉजिट्रॉन का मास आई थिंक 0.000548 होता है। आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, बट शायद यही होता है। ठीक है, एनीवेज इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है। ठीक है, वैसे ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा कि मास कितना होता है पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। लेट अस चेक क्या होता है, लिखा होगा ऊपर 0.000548। बिल्कुल सही, सही डिजिट यूज करी है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, पक्का आंसर आएगा। चलिए 3.14 देख लीजिए क्वेश्चन क्विकली। क्या बोल रहे हैं? बीटा एमिशन हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है। 2310 नियॉन से बीटा पार्टिकल एमिट होगा, मास नंबर में फर्क नहीं आएगा, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ने वाला है। बीटा पार्टिकल के साथ एंटी न्यूट्रिनो आता है। क्या पूछा गया है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी गई बीटा पार्टिकल की। तो क्या करना है आपको? मैं नहीं सॉल्व करूंगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी यहां पर इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू। बीटा पार्टिकल को अधिकतम एनर्जी तब मिलेगी जब एंटी न्यूट्रिनो खाली हाथ जाए, यानी मास डिफेक्ट निकाल के 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए ये रिएक्शन है कि कई बार आपको बोलते हैं कि कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक और कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक होने वाला है। तो आप मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं हमेशा। क्वेश्चन ये है कि दो रिएक्शंस दे रखे हैं और कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक और कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक होने वाला है। एक्सोथर्मिक ना बोल के कई बार ये भी बोल सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन एनर्जेटिकली फीजिबल है। जो एक्सोथर्मिक होगा वो एनर्जेटिकली फीजिबल है और कौन सा रिएक्शन एनर्जेटिकली फीजिबल नहीं है, यानी जो एंडोथर्मिक होगा। तो ऐसे केस में आप मास डिफेक्ट निकालते हैं, रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट का मास माइनस करते हैं बस। और अगर मास डिफेक्ट पॉजिटिव आता है ना, तो एक्सो होता है और फीजिबल भी होता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी होता है, खुद ब खुद भी हो जाता है, एनर्जेटिकली फीजिबल। ठीक है, और अगर जाहिर सी बात है मास डिफेक्ट नेगेटिव आएगा तो उल्टा लिख दीजिए ना, एंडो होगा और एनर्जेटिकली अलाउड नहीं होगा, उसमें आपको एनर्जी पहले देनी पड़ेगी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, चलिए ऐसा ही क्वेश्चन ये है, आपके हिस्से का रह गया। कह रहे अगर हम ये मान के चलें कि आयरन स्प्लिट होता है दो एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में, तो बताइए रिएक्शन हो भी सकता है या नहीं हो सकता है? अरे भैया क्यों ही होगा, जब आपने देखा ही था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाले ग्राफ में आयरन अपने मैक्सिमा पे था। तो जो चीज सबसे ज्यादा स्टेबल है, अब उसका क्यों ही फिजन और क्यों ही फ्यूजन होगा? तो ये तो नहीं होना चाहिए। बट कैसे पता लगेगा हमें? हम यहां पर भी मास डिफेक्ट निकालेंगे और मास डिफेक्ट नेगेटिव आ जाएगा, तो हम बोलेंगे भाई ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होगा, एनर्जेटिकली अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए तो मेन क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं और बस एक हम गामा डीके पे हमने हर एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अल्फा डीके पे कर लिया है, बीटा डीके पे कर लिया है, रेडियो एक्टिविटी पे किया और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट में गामा डीके का है,
वो एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बीटा डीके मैंने आपको बताया था गामा डीके की डेफिनेशन में भी कि यूजुअली कभी कभी अल्फा डीके और बीटा डीके के बाद न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता और वो गामा रेज को एमिट करके स्टेबिलिटी की ओर भागता है, ठीक है। समटाइम्स आफ्टर अल्फा एंड बीटा डीके न्यूक्लियस इज नॉट स्टेबल, इट एमिट्स गामा रेज टू अटेन स्टेबिलिटी। एनर्जी खर्च करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। चलिए तो अब क्या है, यहां पर आपको बोला गया है कि भाई ये यहां पर बीटा डीके हो रहा है ना, ठीक है। तो गोल्ड में अगर बीटा डीके हो रहा है 198 79 गोल्ड गेट्स, अगर बीटा डीके होता है तो 198 80 मरकरी बनता है और यहां बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है, साथ में एनर्जी आ रही है, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो। तो अब क्या हो रहा है, आपसे पूछा जा रहा है दो बातें, है ना। कौन सी दो बातें चेक करते हैं, रुकिए। एक तो बताइए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है बीटा पार्टिकल की। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बीटा पार्टिकल की क्या हो सकती है, सुनिए। इन्होंने यहां दे रखा है कि जो गामा डीके है उसमें भी एनर्जी गई है, ठीक है। तो अब क्या करिए, देखिए ये नहीं है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और बीटा पार्टिकल, यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो बाकी न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो उसको जीरो एनर्जी दे देंगे। यहां पर इन्होंने दे दिया है ऑलरेडी कि बीटा डीके के तुरंत बाद गामा डीके भी हुआ है, एनर्जी बची रह गई है। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, आपको 198 79 गोल्ड का बीटा डीके कराइए, 198 80 मरकरी, है ना, कोई इशू नहीं है, साथ में इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल। तो अब यहां पर ना आप सबसे पहले कैसे प्रोसीड करेंगे, आप क्यू वैल्यू निकाल दीजिए रिएक्शन की। आप जानते हैं क्यू वैल्यू कैसे निकाली जाती है, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट का मास माइनस किया जाता है। जो क्यू वैल्यू होगी ना वो दो तरीके से खर्च हुई है। जो ये टोटल एनर्जी रिएक्शन के दौरान रिलीज हुई है वो कुछ तो बीटा पार्टिकल को मिल चुकी होगी, कुछ तो वो बीटा पार्टिकल को मिली होगी ना, बीटा 1 पार्टिकल को मिली होगी, प्लस ये बची हुई एनर्जी गामा डीके में भी खर्च हो रही है, तो प्लस ये 1.088 MeV आ जाएगा। और दूसरे केस के लिए अगर बीटा 2 की निकालनी है तो दूसरे केस के लिए भी जो क्यू वैल्यू है उसको आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा 2 पार्टिकल लिख दीजिए, और जो बच गई थी वो गामा डीके में भी तो खर्च हुई है, बट वो बची कहां से थी, अरे वो आई तो क्यू वैल्यू से ही है ना, वो आई तो वो मास डिफेक्ट की वजह से ही एनर्जी है ना, तो यहां पर वो 0.412 ऐड कर लीजिए। तो यहां पर आप क्यू वैल्यू को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के पुट कर दीजिएगा, बीटा 1 और बीटा 2 पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सपोजिटली आपसे यहां पर गामा की फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ पूछते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों एनर्जीज का डिफरेंस निकाल दीजिए। सपोजिटली मैं ये गामा 3 पार्टिकल की गामा 3 की एनर्जी फ्रीक्वेंसी निकालता हूं, तो h nu 3 इज डिफरेंस ऑफ एनर्जीज 1.088 माइनस 0.412 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल से बदल लीजिए, ठीक है बस। तो यहां पर h से डिवाइड कर दीजिए, फ्रीक्वेंसीज भी आ जाएंगी। तो कोई भी दो लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस को जूल्स में निकाल के h nu के बराबर रखेंगे तो ये फ्रीक्वेंसीज भी कैलकुलेट हो सकती हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ गए प्रिसाइजली, हमने हर एक टॉपिक पे कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा और चैप्टर बहुत आसान लगा होगा बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों।